ईशा अभी वो सब देखकर खुश हो रही थी कि तभी अनव्य ने उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाते हुए धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे माय लेडी। अनव्य की मखमली सांसें उसके कंधों से टकराईं और उसकी भीनी खुशबू ने मानो कोई तिलस्म बिछा दिया हो। ईशा को उसकी उन सांसों से डर नहीं लगा, बल्कि एक भरोसा हुआ कि वो हर पल साथ है और उसके सामने में वो सुरक्षित है। ईशा झट से उसकी तरफ मुड़ी और उसके गले लग गई। अनव्य के गले में अपनी बाहें फंसाए वो पैरों को उठाए हवा में झूल रही थी। अनव्य की बाहें भी उसकी कमर पर लिपट गई थीं और वो उसे खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। ईशा उससे अलग हुई तो अनव्य ने उसे शर्माते देखकर कहा, शर्माना बाद में, पहले केक कट कर लो। ईशा उसके साथ उस प्राकृतिक शामियाने की तरफ बढ़ गई और केक को कट किया। उसके चेहरे पर पड़ती मोमबत्ती की रोशनी तथा जलते बुझते जुगनुओं की रोशनी से उसका चेहरा बेहद दिलकश लग रहा था। खुशी से मुस्कुराते हुए उसके लरजते होंठों का कोई जवाब ही नहीं था। अनव्य मुस्कुराते हुए एक टुक उसे देख रहा था। ईशा ने उसे केक खिलाना चाहा तो अनव्य ने उसके हाथ को उसी की तरफ मोड़ दिया और बोला, पहले आप खाइए। ईशा के केक खा लिया तो अनव्य ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, उदासी अच्छी नहीं लगती आपके चेहरे पर, ऐसे ही खुशी से दमकता चेहरा खूबसूरत लगता है। ईशा का रोम रोम संपन्न से भर उठा, पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगीं। अनव्य ने उसकी उड़ती लटों को कान के पीछे करते हुए गाल को धीरे से सहला दिया तो ईशा के गाल गुलाबी हो उठे। एक बार फिर अनव्य के पहलू में समा जाने का जी हुआ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और बोली, अब घर चलें, कहीं किसी को पता चल गया तो मैं किस लिए हूँ। अनव्य ने उसकी बात काट कर कहा और उसकी तरफ धीरे से हाथ बढ़ाया तो ईशा की पलकें खुद ही बंद हो गईं और वो बोली, अनव्य नहीं। अनव्य ने उसके बालों पर से कुछ हटाया और उसकी आंखों के सामने अपना हाथ करते हुए बोला, आंखें खोलिए। ईशा ने आंखें खोली तो देखा अनव्य की हथेली पर एक टिमटिमाता हुआ जुगनू था। इसे ही हटा रहा था, अनव्य ने कहा और फिर उसके सिर पर हाथ मारते हुए बोला, कुछ भी सोच लेती हो शैतान लड़की, चलो चलें। ईशा शर्मीली से मुस्कुराहट लिए उसके पीछे बढ़ गई और वो लोग अपने घर चले गए। उधर आनिया भी शिवा के साथ ऐसे ही एक प्राकृतिक शामियाने में बैठी हुई थी। शिवा के बालों से हवाएं खेल रही थी। बीच में पत्थर पर एक शैंपेन की बोतल रखी हुई थी और दोनों के हाथ में गिलास था। आनिया की नज़रें शिवा पर थी तो शिवा की नज़रें और दिमाग जंगल पर थे। आनिया ने हथेली बढ़ाकर उसके बेतरतीब बालों को छूते हुए कहा, कहाँ ध्यान है। शिवा ने अपने होंठ हिलाए और बोला, कुछ नहीं, सिर्फ जी रहा हूँ इस पल को। घर पर तो आप 2-4 पल को भी साथ नहीं बैठती कभी, जब यहाँ साथ हैं तो कहीं और ध्यान क्यों जाएगा। यही सब कहते हो बाकी लड़कियों से भी। आनिया ने घूंट भरते हुए कहा, नहीं, मैं किसी लड़की से ऐसा नहीं कहता। कभी किसी के साथ वक्त बिताने की इच्छा ही मन में नहीं उठी। लाइन मार रहे हो? आनिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिवा ने उसकी तरफ निगाह उठाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हाथ थामने वालों में से हूँ, ना कि लाइन मारने वालों में से। अभी आनिया कुछ और कहती उससे पहले ही चांद अचानक बादलों के पीछे छुप गया। रात बहुत विकराल लगने लगी। घोर अंधेरा छा गया। फिर देखते ही देखते पक्षियों और पशुओं की भीषण सी आवाज़ें जंगल में गूंजते हुए व्याप्त हो गईं। शिवा गिलास रखकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा तो आनिया भी खतरे को भांप चुकी थी। अभी तक खुशनुमा लगता जंगल अब डरावना लगने लगा। तभी शिवा को पेड़ के पीछे से धुएं से कोई परछाई तेज़ी से गुजरती दिखाई दी तो उसने आगे बढ़कर आनिया का हाथ थाम लिया और बोला, चलिए, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। शिवा का यूँ इस तरह हक से उसका हाथ पकड़ना आनिया को अच्छा लगा। उसकी नज़रों में आनिया के लिए चिंता साफ नज़र आ रही थी। जंगल के इस सन्नाटे में गूंजती आवाज़ें हड्डियों में डर पैदा कर रही थी। अचानक चलती सर्द हवाएं नस में खून जमाने के लिए काफ़ी थीं। भेड़ियों और कुत्तों के रोने की आवाज़ें वातावरण को और भयावह बना रही थी। आनिया ने पलकें बंद करके अर्जुन और अनव्य को आवाज़ दी, फिर पलकें खोलते हुए बोली, मेरी निगाहों में देखो शिवा। ये निगाहें मिलाने का वक्त नहीं है आनिया। मुझे पेड़ के पीछे परछाई से नज़र आई थी। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। शिवा ने उसकी तरफ देखे बिना बाइक वाली दिशा में बढ़ते हुए कहा। आनिया अब रुक गई तो शिवा को भी रुकना पड़ा, क्योंकि उसने आनिया का हाथ पकड़ा हुआ था। वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, रुक क्यों गई, चलो ना।
पहले मेरे निगाहों में देखो। ऐसे कौन करता है कि लड़की के कहने पर भी उसकी बात नकार दे? आनिया ने उसके सामने आकर कहा। शिवा अब भी पेड़ों के पीछे देखते हुए बोला, आनिया, समझने की कोशिश करो ना। अगर आज बच जाएंगे तब पलके झुकाने और पलके मिलाने को पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अभी चलते हैं यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसलिए तो कह रही हूँ ताकि ध्यान भटके, आनिया ने कहा और अपने हथेलियों में उसका चेहरा भरते हुए बोली, देखो मेरी तरफ। शिवा ने अब उसकी निगाहों में देखने को पलकें दूसरी तरफ से हटाई। तब तक शिवा के ऊपर अचानक से ही बढ़ता हुआ जयेश नज़र आया तो आनिया ने शिवा को एक तरफ को धक्का दे दिया और अपनी जगह से हट गई। शिवा अभी उस तरफ मुड़कर देखता उससे पहले ही अर्जुन जयेश को अपने साथ उड़ा ले गया। आनिया ने भी अपनी जलती निगाहें नॉर्मल कर लीं, लेकिन ख़तरा टला नहीं था। जयेश अकेला नहीं था, उसके साथ निवेश था। वो शिवा की तरफ लपका, लेकिन अनव्य ने उसे एक तरफ को ला पटका। शिवा अब आनिया को खुद के पास आते देखकर खड़े होते हुए बोला, चलो यहाँ से आनिया, यहाँ साए मंडरा रहे हैं। आनिया मुस्कुराते हुए बोली, जाना क्यों है, यहीं रुकते हैं ना, हो सकता है तुम्हें कोई वैम्पायर नज़र आ जाए। शिवा ने पलकें बंद करते हुए कहा, मानता हूँ कि तुम बहादुर हो, लेकिन ये मजाक का टाइम नहीं है। मैं भी मजाक नहीं कर रही। रुकते हैं ना, प्यार करने लगा हूँ तुमसे, खो नहीं सकता तुम्हें, समझती क्यों नहीं। शिवा ने अब उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए गुस्से से कहा। आनिया ने भी सीधे उसकी निगाहों में देखा और पलके झपकते ही शिवा बेहोश हो गया। तो आनिया ने उसके माथे पर बिखरे बालों को छूते हुए चेहरे पर अपने हाथ फेराए और बोली, मैं भी तुम्हें खो नहीं सकती सनम। शिवा को लेकर वो जैसे ही उड़कर बाइक तक पहुंची कि तभी किसी ने उस पर हमला कर दिया और शिवा के साथ वो दूर जा गिरी। शिवा के माथे से खून निकल आया तो आनिया ने पलक झपकते ही उस वैम्पायर के साथ खूंखार रूप से लड़ना शुरू कर दिया। वो उसे लगातार पटखनी देते हुए मारे जा रही थी और आखिर में उसके खून को पीते हुए उस पर वार किया तो वो वैम्पायर धुआं बनकर ख़त्म हो गया। जयेश भागने की कोशिश में था तो अर्जुन उसे घेरते हुए बोला, इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो पूरी रात पड़ी है। दूसरे वैम्पायर अर्जुन की तरफ लपके तो एक ही झटके में उड़ते हुए उनकी गर्दन तेज़ चीख के साथ अलग कर दी और वो वैम्पायर से धुआं बन गया। अर्जुन होंठ के किनारे बहते खून को पोंछते हुए अजीब सी हंसी हंसा। माहौल का भारीपन अचानक उसकी हंसी के बाद हल्का प्रतीत होने लगा। जयेश भागना चाहता था, लेकिन अनव्य, अर्जुन और आनिया ने उसे घेर लिया था। उसने बीच से उड़कर जाने की कोशिश की तो वो तीनों भी साथ ही हवा में उछल गए और जयेश को ज़मीन पर ला पटका। जयेश ने उसे उग्रता से भरी आंखों से देखा तो अर्जुन ने उसे अपने संकल्प भरी नज़रों से देखा और बोला, मेरे क्षेत्र के नियमों की बार बार अनदेखी करके तुमने क्या समझा कि तुम हमारी अवमानना करोगे, हमारे नियमों का अपमान करोगे और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठकर तो तमाशा देखेंगे। जयेश ठिठक गया, जिसमें थरथराहट उत्पन्न हो गई। अपनी तरफ बढ़ते अर्जुन के कदम से वो डर से भर उठा था। जयेश उसकी निगाहों में देखते हुए बोला, तुम क्या करने जा रहे हो, भूलो मत कि तुम्हें काउंसिल को जवाबदेह होना पड़ेगा। अर्जुन ने अपने होंठ हल्के से टेढ़े किए और बोला, मैं इस भाग का मालिक हूँ, अपने नियमों को बनाए रखने के लिए मैं काउंसिल के खिलाफ जाने की ताकत रखता हूँ। उसकी कठोर मुस्कुराहट देखकर जयेश के अंदर सिहरन पैदा हो गई। उसने भागने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसको दबोचते हुए अपनी गर्दन में पहने चेन की तलवार को हाथ में ले लिया। वो तलवार अपने वास्तविक साइज में आ गई और उज्ज्वल प्रकाश फैल गया। अर्जुन ने जयेश के सिर को काट डाला और वो धुआं होकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। एक भयानक चीत्कार जंगल में गूंज गई। अर्जुन के पास अकल्पनीय क्षमता थी, जिसके बारे में सिर्फ आनिया और अनव्य ही जानते थे। उसे कुछ शक्तियों की प्राप्ति आत्माओं से हुई थी। बहुत कम लोगों के पास ये शक्ति थी कि वो आत्मा को देख सकते थे। अर्जुन आत्मा को देख और सुन भी सकता था। उसने सालों पहले मुख्य आत्मा की मदद करने की कोशिश की थी। वो बच तो नहीं सके थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन की दिलेरी और दयाशील भावना को देखते हुए अपनी शक्तियों को उसे सौंप दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पास अब आत्माओं की भी सेना थी और उनकी शक्तियाँ भी। उधर निवेश वहाँ से भागने में सफल हो गया और वह भागता हुआ विनेश के घर पहुँचा। विनेश ने जब निवेश की बात सुनी तो वह ज़ोर से चीख उठा। भयंकर गर्जना से पूरा महल हिल गया और अगले ही पल वो हवा में उड़ गया। इधर अर्जुन आनिया और अनव्य समेत घर लौट आया था।
शिवा भी अब होश में था, लेकिन आनिया से सवाल जवाब करने का मौका उसे नहीं मिल पाया था। अर्जुन को रातों रात ही एक उल्लू पत्र दे गया। अर्जुन को पूरा अंदेशा था कि काउंसिल से उसे पेश होने का आदेश ज़रूर आएगा। वो अगली शाम काउंसिल के समक्ष उपस्थित हुआ तो विनेश और निवेश की तरफ एक रहस्यमय मुस्कुराहट से देखा। वे दोनों बेहद नफरत से अर्जुन की तरफ देख रहे थे। काउंसिल प्रमुख अल्ट्रा ने अर्जुन से सवाल करते हुए कहा, हमने सुना कि तुमने जयेश को मार दिया, उसे राख में बदल दिया। आपने ये खबर जिससे भी सुनी है, खबर सरासर गलत है, अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। अल्ट्रा ने निवेश की तरफ नज़र डालते हुए कहा, निवेश गवाह है उस घटना का। अर्जुन अब गंभीरता से बोला, निवेश की बात का क्या है? उसका भाई आदेश हमारे साथ हुई लड़ाई में मारा जा चुका है, तो उसे हमसे बदला चाहिए, और वो इतना सक्षम नहीं है कि मुझसे भिड़ सके, इसलिए उसने ये प्लान किया ताकि मुझे फंसा सके। निवेश खड़ा होते हुए बोला, ये सब कुछ झूठ है, इसी ने मारा है जयेश को। अर्जुन की आंखें अब चमक उठीं और वो बोला, पहले आप जयेश की राख का निरीक्षण तो कीजिए। अल्ट्रा ने अब अपनी जगह से उठते हुए उन्हें भी इशारा किया तो सब घटनास्थल पर पहुंच गए। अल्ट्रा ने हाथों में लेते ही राख को झट से वापस रख दिया और बोला, ये आत्माओं का क्या धरा है, ये वार हम वैम्पायर्स का नहीं। लेकिन निवेश ने कुछ बोलना चाहा तो अल्ट्रा ने उसे डपटते हुए कहा, बेकार की बहस में उलझा कर वक्त बर्बाद किया तुमने हमारा। अब एक और झूठ बोलोगे तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। उसने अपनी गर्दन में पहनी हुई एक तलवार से वार किया था। निवेश अब भी हार न मानते हुए बोला। अर्जुन ने अल्ट्रा की नज़र अपनी तरफ घूमने से पहले ही अपनी शर्ट उतारकर अलग रख दी। उसके गले में कुछ नहीं था। अर्जुन अब मुस्कुराते हुए बोला, शर्ट इसलिए उतारी ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। आप सब अच्छे से देख लीजिए, ना तो मेरे गले में कुछ है, ना बाजू पर कुछ बंधा है, और ना ही कलाई में लपेटा है। अल्ट्रा ने अब निवेश की तरफ देखा तो विनेश बीच में आते हुए बोला, मिस्टर अल्ट्रा, हम सबको धोखा हो ही जाता है कभी ना कभी। निवेश को भी हो गया होगा। आखिर जयेश और अर्जुन की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं थी। जयेश की मौत का जिम्मेदार अर्जुन को मानना एक त्वरित प्रतिक्रिया थी। अर्जुन अब शर्ट चढ़ाते हुए बोला, आज पहली और आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ निवेश, आगे से अगर मुझ पर कोई भी आरोप लगाया तो मैं तुम्हें सबके सामने काउंसिल में ही ख़त्म कर दूंगा। विनेश और निवेश किसी तरह पर खुद पर नियंत्रण करते हुए उसे देखते रहे और अर्जुन अपनी गहरी आंखों से उन्हें देखकर तिलिस्मी हंसी हंसा। इन सब के दौरान किसी का भी ध्यान शिरीषा पर नहीं गया, जो एक चेयर पर बैठी अर्जुन को देखकर आहें भर रही थी। वो जाने कितने सालों से अर्जुन का ख्वाब देखती रही आ रही थी और अर्जुन उसे हमेशा से ही नज़रअंदाज करता आ रहा था। वो अर्जुन को पागलपन की हद तक चाहती थी और उसके खुले इनकार के बाद खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। फिर भी अर्जुन का पीछा छोड़ने का वो तैयार नहीं थी। आज पहली बार उसने अर्जुन के निरावरण धड़ को देखा था। उसके चेहरे पर गर्मी छा गई, मानो कुछ उबल उठा हो। वो अर्जुन की तरफ अपने आप को और अधिक खींचता हुआ महसूस कर रही थी। अर्जुन वहाँ से निकल गया और अपने महल पहुँचा। टाइगर तुरंत अर्जुन के साथ हो गया और उसे उसकी अनुपस्थिति में हुई हर घटना की रिपोर्ट देने लगा। अर्जुन सब कुछ आंखें बंद किए सुनता रहा, फिर उठा और बोला, टाइगर, अभी तक तो सब ठीक ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। अब घटनाएं बदलने की संभावना नज़र आ रही है मुझे। टाइगर सिर हिलाते हुए बोला, मैं खुद पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा हर दिन लेता हूँ, आप बेफिक्र रहें। अर्जुन ने कहा और उठकर छत पर चला आया। उसने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाए और आंखें बंद कर लीं। देखते ही देखते धुंधलकता बढ़ने लगा और आत्माएं इकट्ठी हो गई। तो अर्जुन ने आंखें खोल दी और बोला, महल के चारों ओर अदृश्य रूप में विचलित रहो, कोई भी संदिग्ध अंदर न आ पाए। सभी ने एक साथ हामी भरी और अर्जुन पलक झपकते ही वापस अपने बेडरूम में था। लगभग 2-3 महीने बीत चुके थे। अर्जुन अपने दल की बढ़ोतरी करने में लगा रहता और अधिकतर वक्त अपने महल में ही बिताता। कामना की याद तो उसे बेहिसाब आती थी, लेकिन अर्जुन को कामना की जान खुद से ज़्यादा कीमती थी। इसलिए उसने कामना से दूरी बनाने का फ़ैसला किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कामना पर कोई ख़तरा मंडराए या कोई भी उसके ज़रिए कामना तक पहुँचे। कुछ दिन बाद उधर शिवा और ईशा शाम को बाज़ार जा रहे थे तो कामना को भी राशन का सामान लेने के लिए अपने साथ ले लिए गए थे। सब मार्केट में थे, काफ़ी भीड़ थी उस वक्त।
दशहरे के मेले का पहला दिन था। हर तरफ बेहद चहल पहल थी। शिवा और ईशा अपने लिए कपड़े देखने चले गए। कामना राशन का सामान खरीदने लगी। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उस पर नज़र रखे हुए है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आया। तो वो फिर सामान लेने लगी। कामना को फिर भी यही एहसास होता रहा कि कोई उस पर अपनी नज़र जमाए हुए है। तो उसने फ़ोन निकाला और ईशा को फ़ोन करना चाहा, लेकिन पीछे से बढ़ती भीड़ में से कोई शख्स उससे टकरा गया और उसका फ़ोन नीचे गिर गया। कामना का छोटा फ़ोन टूटकर अलग हो गया था। उसने उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, तभी अचानक कानों के पास ठंडी हवा का ज़ोरदार झोंका महसूस हुआ और उसने झट से मुड़कर उस तरफ देखा। कोई नहीं था, लेकिन जिस्म ठिठुरने से भर गया। बिल्कुल सर्द सी कोई चीज़ जैसे उसके पास से गुजर गई हो। कामना ने फिर सामने देखा तो मोबाइल उसकी पकड़ से कुछ दूर नज़र आया और वो इस भरम बांधकर आगे बढ़ गई। लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया तो दोबारा वही झोंके वाली प्रक्रिया उसके साथ हुई और मोबाइल फिर कुछ दूरी पर नज़र आया। कामना डर चुकी थी और वो इधर उधर देखने लगी कि क्या पता ईशा और शिवा नज़र आ जाए, लेकिन वो दोनों कहीं नज़र नहीं आए। वो सीधी हुई और मोबाइल उठाने के बजाय जल्दी से घर जाने के लिए कदम बढ़ाने को हुई। तभी भीड़ में अचानक कोई उससे टकरा गया और वो उसकी तरफ देखने को मुड़ी। इतने में पीछे से किसी ने कामना का मुंह दबाकर उसे एक तरफ को खींच लिया, आंखों पर पट्टी बांध दी। कामना चीख तक नहीं पाई। डरी हुई थी तो वो पहले से थी। फिर भी उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उसे घसीटते हुए एक तरफ को ले जा रहे थे। कामना के पैरों की एड़ियां घसीटने के कारण लहूलुहान हो गईं। शायद कोई कंकरीली सी जगह थी। आखिरकार वो थक गई और होश खोकर निढाल हो गई। इधर ईशा और शिवा ने उसे दुकान पर रुकने को कहा था। वे लोग जब वहां आए तो कामना को कितना भी ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। ईशा को उसका टूटा हुआ मोबाइल नज़र आया तो वो दोनों और परेशान हो गए। मेले में मौजूद पुलिस से उन्होंने इस बारे में बात की। उन्होंने ढूंढने में आश्वासन दिया। ईशा को घर छोड़कर शिवा फिर मेले में चला गया। कामना को ढूंढता रहा, लेकिन कामना पूरे मेले में कहीं नहीं मिली। पूरी रात बीत गई, लेकिन कामना की कोई खबर नहीं थी। घर में दोनों सास बहू मिलकर बातें बनाने लगे। उन्हें कामना की ज़िंदगी से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र थी कि सारे काम कौन करेगा। उधर मोहल्ले में भी खबर लग जाएगी तो थू थू हो जाएगी। उन्होंने सुबह होते ही मोहल्ले में झूठ बोल दिया कि कामना कुछ दिनों के लिए अपने पापा के यहाँ गई है। इधर अनव्य ने भी आन्या के साथ रात भर अपने स्तर पर कामना को ढूंढा। फिर भी उसके ना मिलने पर सुबह अर्जुन को उसने खबर की। अर्जुन तुरंत जंगल में आया तो अनव्य भी जंगल में पहुंच गया। आन्या घर पर ही हालात का जायजा लेने के लिए रुकी रही। अनव्य से मिलते ही अर्जुन ने अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा, कैसे गायब हो गई वो? अनव्य ने पेट की छाल नोचते हुए कहा, वो कभी कहीं नहीं जाती। पता नहीं था कि अचानक ईशा और शिवा उसे कहीं ले जाएंगे। कल मेले का दिन था और वो कहीं नहीं मिली। हमने पूरी रात जंगल और शहर दोनों जगह उसे देखा कि कोई हम जैसा भी अगर उसका शिकार करके ले गया हो तो कम से कम हम शरीर तो। अनव्य, अर्जुन अब गरजा, उसे कुछ नहीं हुआ और ना होगा। अनव्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तो बस एक अंदेशा जता रहा हूँ ब्रो, क्योंकि अक्सर हम जैसे लोग मेले का फ़ायदा उठाते हैं और इसी अवसर पर इंसानों का शिकार करते हैं। अर्जुन ने गंभीर मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा, फ़ायदा तो मेले का उठाया ही गया है, लेकिन उसे अब मैं खुद ढूंढूंगा। मैं चलूँ साथ? अनव्य ने कहा। अर्जुन ने वहाँ से जाते हुए कहा, ज़रूरत हुई तो खुद बुला लूँगा। तब तक घर वालों के दिमाग पढ़कर पता करो कि कहीं वो लोग तो शामिल नहीं हैं। अनव्य ने घास नोचते हुए कहा, यह काम मैं पहले ही कर चुका हूँ, वो लोग शामिल नहीं हैं। उधर कामना होश में आई तो उसने खुद को किसी कमरे में पाया। आसपास कुछ लोग खड़े थे जो देखने में आवश्यकता से अधिक लंबे और सफ़ेद नज़र आ रहे थे। किसी की खूंखार लाल आंखें थीं तो किसी की गहरी काली पुतलियाँ देखने में डरावने प्रतीत हो रहे थे। बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई और माहौल भी बहुत डरावना सा लग रहा था। कामना को होश में आया देखकर उनमें से एक आदमी वहां से चला गया। कामना की हालत डर से ख़राब थी कि तभी निवेश ने वहां कदम रखा। डरी हुई कामना की तरफ एक नज़र डाली और बोला, लगता है माहौल कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। तुम जो भी हो, मुझे किडनैप करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कामना ने डरते ही कहा। निवेश अब भयानक तरीके से ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा और बोला, पैसा चाहिए ही किसको, बेवकूफ़ इंसान। कामना अभी उसकी तरफ हैरानी से देख ही रही थी कि तभी पलक झपकते ही वो उसके पास बिस्तर पर था।
उसकी असाधारण गति को देखकर कामना बुरी तरह चकरा गई और डर के कारण पीछे सरकने को हुई तो निवेश ने उसे पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? आंखें इतनी फैल क्यों गई हैं? तुम तुम कौन हो? तुम दरवाजे से बिस्तर तक इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझसे दूर रहो, कामना ने कहा और पास ही टेबल पर रखे एंटिक पीस को उठाकर निवेश पर वार करना चाहा तो निवेश फिर वहां से गायब था और तभी किसी ने कंधे थपथपाए तो कामना की धड़कनें दुगनी स्पीड से चलने लगीं। निवेश उसके पीछे खड़ा था। उसने जैसे ही निवेश की तरफ देखा, उसने कामना के बाल पकड़कर पीछे की तरफ खींच दिए। दर्द और डर से पीला पड़ा कामना का चेहरा ऊपर उठ गया। निवेश ने उसके गाल पर थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, मुझ पर हमला करने का ख्याल भी मन में कैसे आ गया? कामना को उसके थप्पड़ से चक्कर आने लगा। डर से बेहाल हो रही थी। कलेजा मुंह को आ गया था। मुझे जाने दो यहाँ से, कामना ने कातर स्वर में कहा। तुम जैसे इंसान को यहाँ रखने का कोई शौक भी नहीं है मुझे। बस अर्जुन आ जाए तो तुम्हारा काम ख़त्म, निवेश ने हंसते हुए कहा और उसके बाल छोड़ दिए। कामना ने उसके मुंह से अर्जुन का नाम सुना तो वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। निवेश जैसे ही उसकी तरफ देखने का हुआ, कामना ने झट से नज़र हटा ली और घुटनों में मुंह छिपा लिया। निवेश ने फिर उसके बाल पकड़ते हुए सिर ऊपर को कर दिया और बोला, मेरी आंखों में देखो। कामना ने आंखें नीचे रखीं और होंठ भी दर्द से भीष हुए थे। तो निवेश ने हंसते हुए कहा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। कामना ने फिर भी आंखें नहीं खोली तो निवेश ने अपने लंबे नाखून से अगले ही पल उसके पीठ और कमर के खुले हिस्से पर घाव कर दिया। कामना की बंद आंखों के कोर से आंसू बह निकले, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। वो जानती थी कि ये जादूगर उसे सम्मोहित करना चाहता है। जब उसने आंख नहीं खोली तो निवेश ने गुस्से में उसे 2-3 थप्पड़ और जमा दिए और छोड़कर पीछे हटते हुए बोला, देख लड़की, मरना तो तुझे कैसे भी है। मेरी बात नहीं मानेगी तो टॉर्चर होकर मरेगी और मानेगी तो आसान मौत मरेगी। लेकिन लगता तो नहीं कि तुझे आसान मौत चाहिए। तो जैसी तेरी मर्जी, अब तू तड़पेगी और तेरी हालत देखकर वो अर्जुन तड़पेगा। कामना अपने आंसू पोंछते हुए हिम्मत करके बोली, मैं किसी को नहीं जानती। पता नहीं तुम क्यों मुझे पकड़ कर लाए हो, लेकिन मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानती। न ही कोई यहाँ मेरी हालत देखने के लिए आने वाला है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप झूठ बहुत बुरा बोलती हैं? निवेश ने कुटिलता से हंसते हुए कहा। कामना के चेहरे की सारी स्थिरता गायब हो गई और डर चेहरे पर नजर आने लगा। निवेश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, 3 दिन यानी आज से 2 दिन बाद मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। और यकीन मानो दर्द भी बहुत सहोगी इन 3 दिनों में तुम। कामना ने दर्द से लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं समझ नहीं पा रही कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं या शारीरिक रूप से चोट देकर क्या जताना चाहते हैं। निवेश ने फिर उसके करीब आकर अचानक अपने नाखून लंबे करते हुए कहा, अगर दोबारा मुझसे सवाल करने के लिए अपनी ज़बान हिलाई तो ये नाखून तुम्हारी गर्दन में घुसा दूंगा। हलक से आवाज़ नहीं निकलेगी फिर कभी। कामना उसकी लाल आंखें और लंबे नाखून को देख रही थी कि तभी कामना के जख्म के खून को देखते हुए निवेश के दांत होंठों से बाहर आने लगे थे। कामना विस्फारित नेत्रों से उसे देखने लगी और जल्दी जल्दी पीछे हटने के चक्कर में बिस्तर से नीचे गिर गई और फिर सरकते सरकते कोने में चली गई, लेकिन निवेश उस तक ना बढ़कर बाहर निकल गया। कामना उसके लिए अर्जुन तक पहुंचने का जरिया थी और उसे तड़पा कर वो अर्जुन की आंखों में वही दर्द देखना चाहता था जिस दर्द को उसने अपने भाई आदेश की मौत पर सहा था। वो काफ़ी दिनों से अपने एक आदमी की सहायता से अर्जुन पर नज़र रखवा रहा था और जब जयेश की मौत के बाद अर्जुन का व्यवहार बदल गया तो उसने शक के आधार पर कामना को उठवा लिया था। कामना की किडनैपिंग के वक्त भी उसने ऐसे द्रव्य का इस्तेमाल किया था जिससे कामना की और उनकी गंध किसी को ना मिल सके। ये द्रव्य उसे निवेश से हासिल हुआ था। वो तरह तरह की औषधियाँ परीक्षण करवाता रहता था ताकि और अधिक शक्ति हासिल कर सके। कामना दर्द की वजह से बेहाल थी तो वहीं डर भी बेहिसाब थी। उसने तो वैम्पायर को आज तक मूवी में ही नहीं देखा था, पर आज तो वो खुद उनके बीच में थी। कमरे के दरवाजे पर खड़े जॉम्बी अपनी गंदी लाल और काली आंखों से उसे देख रहा था। कामना ने उनकी नज़रों से बचने के लिए चादर ओढ़ ली। वैसे भी घर के मुकाबले यहाँ ज़्यादा ठंड थी। उधर अर्जुन दिन भर अपने स्तर पर पता करने के बाद रात के आखिरी पहर में ऊपर महल की अटारी पर था। सभी आत्माएं आगे हाथ बांधी खड़ी थीं। अर्जुन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कोई बाहरी व्यक्ति इन दिनों महल में घुसा हुआ है क्या? लूसी तुरंत बोली, नहीं, कोई बाहरी नहीं आया, लेकिन एक सफाई कर्मी पर मुझे शक है। उसकी हरकतें मुझे काफ़ी समय से ठीक नहीं लग रहीं।
नाम? अर्जुन ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मंदार, लूसी झट से बोली। जाओ तुम सब, अर्जुन ने कहा। कुछ देर बाद अर्जुन के सामने मंदार बंधा हुआ खड़ा था। अर्जुन ने बेहद शांतिपूर्ण ढंग से कहा, आशा है आपके मन में ये सवाल तो बिल्कुल नहीं उठ रहा होगा कि आप यहाँ इस तरीके से क्यों लाए गए हैं। क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? अर्जुन अब खड़े होते हुए बोला, क्या आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? मंदार ने अभी भी असमंजस में होने का भाव चेहरे पर लाते हुए कहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं। अर्जुन अब अपनी असाधारण गति का इस्तेमाल करते हुए उसके ठीक सामने खड़ा हो गया और बोला, जो मुझे जानना है वो तो मैं किसी भी तरीके से जान कर रहूँगा। आप बताते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, लेकिन मुझे दुख की बात है कि आज के बाद आप कुछ भी समझने या बताने में असमर्थ रहेंगे। मंदार कुछ बोल पाता उससे पहले ही अर्जुन ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और अपने बढ़े हुए नाखून को उसकी आंखों के दोनों किनारे माथे पर घोंपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। मंदार की एक दर्द भरी चीख पूरे महल में गूंज गई। अर्जुन ने बीते दिनों का सारा ब्यौरा उसके दिमाग को पढ़कर प्राप्त किया और फिर उसकी खोपड़ी को दोनों हाथों से चीरते हुए उसके दिमाग को निकालकर किसी बॉल की तरह ज़मीन पर फेंक दिया। फिर गर्दन भी अलग कर दी। मंदार की गगनभेदी चीखें पूरे वातावरण में गूंजने लगी और वो जल्दी ही शिथिल पड़ गया। अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाकर टाइगर की तरफ देखा तो उसने मंदार के शरीर पर मशाल फेंक दी। वो धू धू कर जल उठा। अर्जुन ने अब सबकी तरफ देखते हुए कहा, आशा करता हूँ कि एक बेहतरीन सबक आप सबने ले लिया होगा। गद्दारों के लिए मेरे महल में कोई जगह नहीं है और आगे सज़ा देने के इससे भी बेहतरीन तरीके मेरे पास हैं। कोई आजमाना चाहे तो बेहिचक स्वागत है। अर्जुन ने कामना को एक तरफ को ज़मीन पर छोड़ दिया, फिर अपनी तरफ बढ़ते निवेश को एक ही झटके में उठाकर दूर पटक दिया और अपने जैकेट को उतार कर कामना के ऊपर फेंक दिया। निवेश अर्जुन पर हमला करने को हुआ तो अर्जुन भी फुर्ती से अपना बचाव करते हुए उस पर लपका और उसका गला दबाते हुए बोला, तुम अपनी दुश्मनी मुझ तक रखते तो कुछ वक्त और जी लेते, लेकिन बीच में कामना को लाकर खुद के लिए खुद ही कब्र खोद ली। मुझे मेरा नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दिया। अब कोई अफसोस नहीं है कि तुम जीने का हक खोने जा रहे हो और मैं इतना मौका भी नहीं दूंगा कि तुम कोई आखिरी इच्छा जता सको। निवेश उससे छूटने के लिए कसमसाने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसके हाथ के नाखून की तरफ देखते हुए कहा, अपने नाखून दिखाकर तुमने उसे धमकाया, तुमने उसे इन्हीं से चोट पहुंचाने की हिमाकत की है ना? अर्जुन ने उसके दोनों हाथों के नाखून को तोड़ते हुए उंगलियों को झटके से काट डाला तो निवेश तड़प कर चीख उठा। अर्जुन ने अब अपनी उंगलियां उसकी आंखों की तरफ बढ़ाई और बोला, इन आँखों ने कामना की तरफ जिन निगाहों से देख लिया है, इसके बाद ये आंखें कुछ भी देखने का हक खो चुकी हैं। अर्जुन ने उसकी आंखों में अपने नाखून गड़ाते हुए उसकी आंखें फोड़ डाली। उसकी चीख से माहौल में दहशत बह गई। आनिया 90 जॉम्बीज़ और निवेश के अन्य साथियों के साथ लड़ रहे थे। निवेश की चीख से कामना की आंख खुल गई और उसने जो देखा उसके बाद डर से चीख निकल गई। बस करो प्लीज़ अर्जुन, प्लीज़। अर्जुन ने निवेश के पेट और सीने को अपने नाखून से चीर डाला और उसकी हृदय विदारक चीत्कार चारों तरफ गूंज रही थी। कामना ये सब देखकर उल्टी करने लगी और फिर खुद को संभाल कर अर्जुन की तरफ बढ़कर उसकी बाँह पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, मुझसे बात करो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। अर्जुन ने अब आंखों में नाराज़गी के साथ उसकी तरफ देखते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट से कहा, इससे निमट लो, उसके बाद सारा समय आपका ही है जाना। आपसे तो मैं बाद में इत्मीनान से बात करूँगा। रही बात इसे छोड़ने की, तो आपके साथ गलत करने वालों को मैं जो भी सज़ा दूँ मेरे लिए कम ही है। इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगा। माना कि ये बुरा आदमी है पर आप तो नहीं। कामना ने उसे रोकने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा। अर्जुन ने अपनी निगाहों को उसकी निगाहों से मिलाते हुए कहा, पहले कभी आपसे नहीं कहा, लेकिन आज आपको बताता हूँ। जब बात आपकी हो तो मैं बहुत बुरा हो सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात हमेशा याद रहेगी। किसी को भी आपको चोट पहुँचाने की इजाज़त नहीं है, न ही बुरी नीयत से आप पर नज़र डालने की। कामना उसकी तनी हुई आंखों में चेतावनी देखकर उसकी बाह से हाथ हटाकर दूर हट गई तो अर्जुन ने भी निगाह फेरते हुए अब निवेश की गर्दन तोड़कर उसे आग लगाते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, आपका मुख्य साथी मारा जा चुका है। जिन्हें अब भी युद्ध करना है वो आगे आएं, अन्यथा अपनी जान सलामत रखनी हो तो पीछे हट जाएं। सब युद्ध करना छोड़कर रुक गए और अपनी अपनी जगह पर अर्जुन के आगे घुटने पर बैठकर सिर को झुका लिया।
अर्जुन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, स्वागत है मेरे दिल में। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी गद्दारी करने की कोशिश नहीं करेगा। अर्जुन आगे बढ़कर कामना का हाथ पकड़ते हुए बाहर निकल गया। बाहर पहले से ही घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। अर्जुन ने गाड़ी के अंदर बैठते हुए हाथ दिया और कामना की कांपती हथेली को पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। अर्जुन शांत बैठा था। खुली गाड़ी के पर्दे उड़ रहे थे और उससे छनकर आती हवा से अर्जुन के बाल इधर उधर हो रहे थे। कामना ने अर्जुन की जैकेट को पहन लिया था, बावजूद उसके वो ठंड से दांत किटकिटा रही थी। डर से उसकी बॉडी कांप रही थी। तो अर्जुन, जो कि अब तक कामना के सामने बैठा हुआ था, वो उठकर कामना के बगल की सीट पर बैठ गया और उसके इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा बनाते हुए उसे अपनी गोद में खींच लिया। गाड़ी अर्जुन के महल के बाहर रुकी और महल में अंदर आते ही सबकी निगाह नीची होती चली गई। अर्जुन के गुजरने के बाद सबकी आंखों में सवाल था, क्योंकि साथ चल रही लड़की एक मानव थी। ये समझने में किसी को वक्त नहीं लगा था। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए एक लड़की के सामने रुकते हुए कहा, जूली, इन्हें साफ सुथरा करके इनके ड्रेस चेंज करने में मदद करें और जल्दी मेरे प्राइवेट चैम्बर में भेजें। जूली ने सिर झुकाकर कामना के आगे हथेली करते हुए रास्ते की तरफ इशारा किया तो कामना उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अर्जुन पहले से ही अपने कक्ष में जा चुका था। आनिया और अनव्य भी पीछे से महल में आ गए। दोनों ने सिर झुकाए खड़े साथियों को संबोधित करते हुए कहा, ये हमारे सम्राट अर्जुन के खास मेहमान हैं, तो सभी से अपेक्षा है कि इस बात का ध्यान रखते हुए कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा और उनके संबंध में बात करने से भी सावधानी बरतें, तो आप सबके हक में बेहतर होगा। अनव्य और आनिया अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ चुके थे तो टाइगर गलियारे में होते हुए अर्जुन के चैम्बर में पहुंचा। अर्जुन ने निगाह उठाते हुए कहा, मन में सवाल है। टाइगर ने झुकी हुई निगाह उठाते हुए कहा, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि आपसे सवाल करूं, लेकिन वो लड़की एक मानव है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन उसका कोई नहीं है और मुझे उसे यहाँ लाना उचित लगा। अर्जुन ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। टाइगर भी उसकी पीठ देखते हुए बोला, लेकिन ये उचित नहीं है। यहाँ हर तरफ वैम्पायर्स हैं। ऐसे में एक इंसान का यहाँ होना मतलब शेरों के सामने हिरन को रखकर ये उम्मीद करना कि वो इस हिरन पर हमला नहीं करेंगे। तो फिर आप किस लिए हैं? आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अर्जुन ने पलटते हुए टाइगर की तरफ देखकर कहा। कहानी का 10वां भाग यहीं तक था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए।